उस्ताद असलम साबरी साहब ने दुनिया के सामने एक कव्वाली प्रस्तुत किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा फेमस हुई कव्वालियों में से एक है। उसमें दो लाइनें हैं, आईनाए खुदा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। जब हमारे पुरखों ने भारत का संविधान बनाया और हमें लोकतंत्र दिया, तो संविधान के भीतर भी एक ऐसा ही शहर बनाया था जहां लोकतंत्र की हर दर्द और हर मर्ज की दवा है। किसी भी समस्या का हल वहां से निकाला जा सकता है और उस शहर को इतनी ताकत दी गई कि वो शहर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हर एक बीमारी को ठीक कर दे। मगर जरा सोचिए, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों? क्या उस शहर में खुद ही मरीज बैठ गए हैं या बिठा दिए गए हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की न्यायपालिका की और खासकर सुप्रीम कोर्ट की। संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की हर समस्या को हल करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट को दिया, मगर अब सरेआम उस ताकत का प्रयोग कहीं सत्ता को बचाने में तो कहीं सेठों को बचाने में नजर आता है। जनता के हित के फैसले और उनके अधिकारों को लूटने वालों के खिलाफ फैसले आने गुजरे दिनों की बात हो गई है। कल जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें उन्होंने एक लाइन बड़ा महत्वपूर्ण बोला था, और वो ये कि इस देश में लीगल सिस्टम भी है, उन्हें भी वोट चोरी के मामलों को देखना चाहिए। तो आज की ये वीडियो इसी मामले पर है कि राहुल गांधी या फिर देश की 140 करोड़ जनता जिस लीगल सिस्टम से अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है, उस लीगल सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, क्या वो जनता के हित के फैसले देने की कुव्वत रखते भी हैं? और यदि नहीं रखते हैं तो क्यों? उनकी क्या अटकी पड़ी है? और यदि अटकी पड़ी है तो सिर्फ सत्ता के सामने क्यों अटकी पड़ी है? सेठों के सामने क्यों अटकी पड़ी है? जो कमजोर नस सत्ता दबा सकती है, उसी कमजोर नस को विपक्ष सामने क्यों नहीं लाता? ये पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है, महत्वपूर्ण और लोकतंत्र के हित की है। आप खुद तो देखिएगा ही, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के मामले में हर दर्द की दवा है उसी एक शहर में। कुछ जजों का उदाहरण और उनके पूर्व कांड आपको याद दिलाएंगे, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। और चुनाव संबंधी मामलों पर ये लोग किस तरह से पालथी मार के बैठ जाते हैं एकदम आराम से, वो भी आपके सामने रखेंगे। उधर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे ही दिन, बल्कि कहिए कि उसी दिन, चुनाव आयोग ने खुद से खुद की चोरी पकड़वा दी। कहा जाता है ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, वही खेल केंचुआ के साथ हो गया है। उधर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक और तगड़ी वाली रिपोर्ट सामने रखा है। इन सब पर जबरदस्त चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इस तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया कि कर्नाटक की अलंद विधानसभा चुनावी क्षेत्र में कुछ लोगों ने संगठित तरीके से किसी और के नाम पर किसी और का नाम कटवाने का प्रयास किया, और जब कर्नाटक CID मामले की जांच कर रही है तो चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है, कैसे कैसे चोरी की कोशिश हुई, क्या क्या हो रहा है, वो पूरा मामला हमने कल की इस वीडियो में बेहद आसान भाषा में समझाया है। नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। अब राहुल गांधी के आरोपों पर केंचुआ ने वही किया जो हमेशा से करता आया है, मगर इस बार औरों बुरे अपने आप को फंसा लिया। अपने स्क्रीन पर देखिए, चुनाव आयोग ने लिखा कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब गलत हैं, आधारहीन हैं। सबसे पहले तो इसने लिखा है कि कोई भी वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने यह गलत बयान दिया है। ध्यान से सुनिएगा, केंचुआ का दावा है कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किया जा सकता। अगली लाइन में इसने लिखा है कि साल 2023 में कुछ लोगों ने ऑनलाइन वोट डिलीट करने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए और चुनाव आयोग ने इस मामले में FIR करवाया था। अब सवाल यह है कि जब ऑनलाइन वोट डिलीट ही नहीं किया जा सकता, कोई रास्ता नहीं है, तो लोगों ने प्रयास कैसे कर लिया? भाई केंचुआ, क्या बात करते हो भाई? अब चुनाव आयोग का ही साल 2019 का ये ट्वीट देखिए। इसने बताया है कि फॉर्म 7 को ऑनलाइन भर के वोट डिलीशन करवाया जा सकता है। और सुनिए, कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कल यह दस्तावेज शेयर किया और इसे भारत के चुनाव आयोग ने भी शेयर किया। दावा किया गया कि साल 2022 में 5,994 एप्लीकेशन गलत तरीके से दिए गए थे वोट काटने के लिए, मगर उसमें खाली 24 नाम काटे गए, बाकी नहीं काटा गया, क्योंकि बाकी सब फर्जी पाया गया। और ध्यान रहे, कांग्रेस के उम्मीदवार ने इस मामले को लेकर पहले ही शिकायत किया था, शोर मचाना शुरू कर दिया, तब जाके ये सारा मामला रुका। यानी एक तरफ केंचुआ कह रहा है कि ऑनलाइन वोट डिलीट करने का कोई जुगाड़ नहीं, वहीं दूसरी तरफ खुद ही बता रहा है कि ऑनलाइन वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया था। जब जुगाड़ नहीं तो एप्लीकेशन कहां से आ गया? और कह रहा है कि 24 को हमने जेन्युइन पाया तो उसको डिलीट कर दिया, बाकी को रोक दिया गया। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस के लोगों को पता नहीं चलता, समय से पहले संदेह नहीं होता, उन्होंने शिकायत नहीं की होती, तो क्या केंचुआ इसे रोकता? आपको वो कहानी याद है कि नहीं, कर्नाटक वाली? एक BLO के ही चाचा का नाम किसी ने कटवा दिया,
चाचा पहुंचे भतीजा के पास, भतीजा हमारा नाम कट गया। भतीजा गया पूछने कि भाई पड़ोसी तुमने काहे कटवाया? पड़ोसी बोला हमको पता नहीं है। यानी किसी को पता नहीं कि नाम कौन कटवा रहा है। इन्हीं सब मामलों को लेकर बात आगे बढ़ी, फिर केंचुआ तक पहुंची, केंचुआ ने रोक दिया। तो अब इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने खुद से एफआईआर करवाया। जब एफआईआर करवा ही दिया तो फिर जांच से भागने की जरूरत क्या थी? जांच में सहयोग करना आपकी जिम्मेदारी थी। एफआईआर काहे करवाया था? नाम के लिए। आखिर एफआईआर किस लिए हुआ था? जिन लोगों ने गलत किया उन्हें पकड़ना जरूरी है कि नहीं? ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस हो गया कि चोरी पकड़ी गई, सामान बरामद करने या फिर चोर को सजा देने की जरूरत नहीं है, जो हो गया भूल जाओ। इतना ही नहीं, केंचुआ ने यह भी दावा किया है कि उसने जो जो चीजें मांगी थी, उनसे जो जो चीजें मांगी गई थी सब दे दिया है, सहयोग किया है। अब सवाल यह है कि पिछले 18 महीने में 18 बार चुनाव आयोग को लेटर क्यों भेजा गया? और अभी लेटेस्ट वाला लेटर तो 9 सितंबर 2025 को ही, यानी एक सप्ताह पहले ही कर्नाटक सीआईडी ने भेजा है। अब आप दर्शक बताइए, एक तरफ केंचुआ पहली लाइन में कहता है कि ऑनलाइन वोट डिलीट करने का कोई उपाय नहीं है, दूसरी लाइन में अपनी ही बात का खंडन करते हुए कहता है कि साल 2023 में वोट डिलीट करने के प्रयास किए गए थे, हमने एफआईआर करवाया। फिर कहता है कि हमने जांच में सहयोग भी किया, वो भी 2023 में ही। मगर आज 2025 में भी कर्नाटक सीआईडी केंद्रीय चुनाव आयोग को लेटर लिख रहा है। तो ये लेटर किस बात के लिए लिखा जा रहा है? क्या ये प्रेम पत्र है? इसका जवाब तो ख्याली ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही दे सकते हैं। वैसे हो सकता है कि गुप्ता जी शर्मा जाएं और कहें कि प्रेम पत्र पर कोई बात करनी चाहिए क्या? बड़े शर्मीले हैं बेचारे, उनसे कोई सवाल करने का मतलब तो नहीं है, क्योंकि बहुत ईमानदार हैं, जिसकी ज़्यादा खाते हैं उसी की गाते हैं। मगर फिर भी पूछता हूं कि ज्ञानेश कुमार जी, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव आयोग का मुखिया होकर इस तरह से बेशर्मी से झूठ बोलना चाहिए क्या? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 बार मुंह की खानी चाहिए क्या? क्या भारत के चुनाव आयोग को अपनी इज्जत सरेआम चौराहे पर लुटानी चाहिए क्या? पहली लाइन में कुछ और बोलते हैं और दूसरी लाइन में पहली लाइन की धज्जियां उड़ानी चाहिए क्या? बहरहाल केंचुआ के इनकरेक्ट वाले ठप्पे में जो तीसरी लाइन लिखी है उसे देखिए। उसमें राजीव कुमार से लेकर ज्ञानेश कुमार तक और बीजेपी से लेकर आरएसएस और गोदी मीडिया तक का छीछा लेदर कर दिया है। ये सब के सब मिलकर कहते हैं कि जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम पर और वोट चोरी का सवाल नहीं करते हैं, जहां हार जाते हैं वहां रोने लगते हैं विपक्ष वाले। याद करिए राजीव कुमार की घटिया सारी, कहते थे कि वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। यहाँ चुनाव आयोग खुद ही बता रहा है कि साल 2022 में वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में अलंद विधानसभा में कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था। वैसे कांग्रेस ने तो साल 2023 में पूरे कर्नाटक में जीत दर्ज किया, कांग्रेस की सरकार है। और समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के जितने पर्दाफाश किए ज़्यादातर कर्नाटक के ही हैं। पिछली बार उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल सीट का खुलासा किया, इस बार अलंद विधानसभा सीट का। कर्नाटक में उनकी सरकार है, यानी भाजपाई और केंचुआ दोनों नहीं कह सकते कि जहां हार गए वहां रो रहे हैं। ये जीतने के बाद के सवाल है, क्योंकि सवाल किसी की जीत या किसी हार का है ही नहीं। सवाल बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, सवाल भारत की जनता के एक वोट का है, एक वोट के अधिकार का है। अगर चोरी का सिस्टम चलता रहेगा तो चोर हर तरफ है, हर तरफ चोर है, यहां भी चोर वहां भी चोर, सब अपने हिसाब से चोरी करेंगे। सवाल उस सिस्टम का है जो चोरी को रास्ता दे रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत की जनता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यूं ही चोरी का शिकार होता रहेगा और केंचुआ जांच में सहयोग नहीं करेगा बल्कि चोरों को बचाएगा? अब जरा एक नजर इधर डालिए। जब सीसीटीवी फुटेज देने की बात आई तो ज्ञानेश कुमार ने कह दिया कि माताओं बहनों की सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करनी चाहिए क्या? यानी माताओं बहनों के पल्लू में छुपने का प्रयास इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त करता है, जबकि उन्हीं माताओं बहनों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार चोरी करने का आरोप लग रहा है। अलग अलग पार्टियां महिलाओं के लिए स्कीम क्यों लेकर आती हैं? इसीलिए ना, क्योंकि महिलाओं का वोट चाहिए। जब उनका वोट मायने ही नहीं रखेगा, वोटवा चोरी हो जाएगा, तो महिलाओं को कौन पूछेगा? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि महिलाओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए चेहरे का डेटा साझा नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को डेटा दे दिया और फिर वो डाटा प्राइवेट कंपनियों तक भी पहुंच गया। अब आप तो जानते ही हैं, प्राइवेट कंपनी किसी की भी हो वो मुनाफे के लिए काम करती है और मुनाफाखोर लोग कुछ भी कर सकते हैं। तेलंगाना के मामले में चुनाव आयोग ने वहां की राज्य सरकार को, जब टीआरएस की सरकार थी तब वोटर डेटा पूरा फोटो सहित दे दिया था, और फिर राज्य सरकार ने इस डेटा के साथ काम करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को नियुक्त किया। यानी वहां भी वही मामला है कि एक झूठ को छुपाने के लिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता 100 झूठ बोलने जा रहे हैं। यानी यहां भी वही मामला है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोला जा रहा है। तो सवाल यह है कि गुप्ता जी, क्या एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना चाहिए क्या? यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, जब भी राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर कोई खुलासा करते हैं और जब भी चुनाव में घपलेबाजी का सवाल उठता है तो भाजपाई सिस्टम, गोदी मीडिया कहने लगता है कि अदालत
चले जाओ, कोर्ट का रास्ता खुला है, जाओ भैया। जबकि पिछले 10-11 सालों में हम सब ने देखा है कि चुनावी मामलों में अदालतों का रवैया कैसा होता है। आपको लग सकता है कि जब चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हो रहा था तब जिस भाजपाई गुर्गे ने चोरी करने का प्रयास किया सीसीटीवी में कैद हो गया, वहां तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया गया। तो समझने वाली बात यह है कि जब चोरी खुलेआम हो जाए, जनता के बीच आ जाए, तो अपनी इज्जत बचाना भी जरूरी हो जाता है, बल्कि वही जरूरी होता है। मगर इज्जत बचाने में भी क्या हुआ, लोकतंत्र को लूटने वाले को सजा मिली क्या? जो व्यक्ति सीसीटीवी में कैद हुआ था चुट्टा, क्या उसको उसके किए की सजा मिली? वो अकेला तो नहीं था जो विपक्ष के वोटों को खराब करके भाजपा को जिता रहा था, उसके पीछे कौन लोग थे? क्या उसकी जांच हुई? पूर्व चीफ जस्टिस ने बड़ी बड़ी बातें करके सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है बोल के कथित रूप से बहुत बड़ा खेला कर दिया। इस मामले में तो सर से लेकर पांव तक जांच होनी चाहिए थी, बड़े बड़े मठाधीश पकड़े जाते, मगर नहीं, हवा बनाकर कुछ लोगों को बाहर भीतर की हवा खिलाकर मामला ठंडा हो गया। अब जरा सोचिए, जब सीसीटीवी की कैद में भाजपाई लोग इतनी बड़ी चोरी करते हैं तो भीतर भीतर क्या करते होंगे कौन जानता है। क्या यही कारण है कि ज्ञानेश कुमार पूछते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जारी करना चाहिए क्या? बाकी चंद्रचूड़ साहब बड़े ईमानदार थे, प्रधानमंत्री के साथ अपने घर में गणेश आरती करते थे, ईश्वर में इतना विश्वास रखते थे कि फैसला देने से पहले भगवान से रायशुमारी किया करते थे। अभी तमाम जजों की कहानी पर आएंगे, मगर उससे पहले जरा ये सोचिए कि क्या भारत की अदालतों में बैठे जज चुनाव संबंधी किसी मामले में ऐसा फैसला देने की कोशिश भी कर सकते हैं या पिछले 11 साल में किया है जो सत्ता के खिलाफ चला जाए? कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में आयुक्तों की नियुक्ति का मामला गया था, एक फैसला आया, मोदी सत्ता ने उस फैसले को पलट दिया और उस पलटे हुए फैसले का ही नतीजा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता। इसके बाद आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में मामला गया था, हुजूर ने कहा कि होली बाद सुनवाई करेंगे, अभी टाइम नहीं है। अब तक इनकी होली आई ही नहीं है, लगता है गब्बर सिंह से पूछवाना पड़ेगा कि होली कब है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज जारी करने का आदेश दिया तो सरकार ने फटाफट नियम बदल दिए। पर्चियों के मिलान को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मिलान कराओ, जांच कराओ। बाद में केंचुआ ने कह दिया कि नहीं, हम पहले मशीन से पुरनका डेटा मिटाएंगे, फिर से वोटिंग कराएंगे, तब मिलाएंगे। यानी जिस चोरी के आरोप लग रहे हैं, केंचुआ कहता है कि हम उस चोरी का पूरा डेटा डिलीट कर देंगे, सारे सबूत हटा देंगे, तुम फिर से चोरी करके दिखाओ कि चोरी कैसे कर लेते हो। जरा सोचिए, जिस पर चोरी का आरोप लग रहा हो, क्या उसकी शर्तों पर चोरी की जांच होती है? मगर अमृतकाल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को देखता ही नहीं। सोचिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ियों का मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सुना जा रहा था, 5 साल बाद। क्या आपको लगता है कि इस देश की न्यायपालिका में ऐसे जज हैं जो चुनाव संबंधी मामलों पर फैसला देने की हिम्मत रखते हैं? अभी हाल ही में हरियाणा के एक गांव के सरपंच का चुनाव का मामला था, 3 साल बाद लगभग फैसला आया। जब ईवीएम की जांच हुई तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जीता हुआ कैंडिडेट हार गया और हारा हुआ जीत गया। सोचिए, जब एक छोटे से गांव में इतनी चोरी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है और चोरी पकड़ी जा सकती है, तो बड़े बड़े चुनाव में क्या क्या नहीं होता होगा, क्या क्या नहीं हो सकता है। मगर देश का गोदी मीडिया इन मामलों पर कभी चर्चा नहीं करता, बल्कि ये लोग कहते हैं कि विपक्ष को चुनाव से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं उसको लेकर अदालत में जाएं, और अदालत में तो भाजपा की पूड़ी खाने वाले लोग बैठे ही हैं, उनको समय समय पर हलवा पूड़ी मिलता रहेगा, वो खाते रहेंगे और खा के मामले को लटकाते रहेंगे। बहरहाल, मैंने आपसे पूछा था कि क्या अदालतों में ऐसे जज हैं जिनसे हम ऐसे फैसलों की उम्मीद करें? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई साहब। चौतरफा चर्चा है कि इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस से अपने ढेर सारे लोगों को कथित रूप से बॉम्बे हाईकोर्ट में जगह दिलवा दिया, सेट करवा दिया, यानी रिकमेंड करवा दिया, और उनमें एक इनके कथित भतीजे भी हैं। यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने ही भतीजे को कथित रूप से बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिकमेंड करवा के उन्हें स्थापित करवाते हैं, और फिर बदले में कथित रूप से बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट प्रमोट करके बुला लेते हैं। यानी एक हाथ दो एक हाथ लो। पिछले दिनों हमने हाईकोर्ट जजों की सीनियरिटी लिस्ट आपके सामने रखा था। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस काफी सीनियर हैं, मगर उनसे सीनियर लोग भी मौजूद थे, उन्हें नहीं बुलाया गया। आगे सुनिए, पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पंचोली, इन्हें 56-57 जजों को किनारे करके सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। पूर्व में गुजरात से इनका अच्छा खासा कनेक्शन बताया जाता है, फैसलों को लेकर भी। तो क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि इनकी बेंच से उन लोगों के खिलाफ कोई फैसला आएगा, खासकर चुनावों को लेकर? चर्चा तो यह भी होने लगी है कि गवई साहब किसी तरह से अपना समय काट के निकल जाना चाहते हैं। कभी भाजपा नेताओं के साथ टहलते हुए नजर आते हैं तो कभी अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। बहरहाल, इसके बाद नंबर है जस्टिस सूर्यकांत का, भारत के चीफ जस्टिस होने वाले अगले। हाल ही में हमने आपको दिखाया था, हुजूर हरियाणा के भाजपाई मुख्यमंत्री के बुलावे पर खुद तो पहुंचे, ढेर सारे अन्य जजों को भी बटोर के ले गए पूड़ी खाने। और सुनिए, द कारवां की रिपोर्ट हमने आपको पिछले दिनों दिखाया था। इसमें जस्टिस सूर्यकांत को लेकर आर्थिक भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे थे, बहुत ढेर सारे, लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। हमने लंबा चौड़ा वीडियो भी किया था पिछले दिनों, इसीलिए कंटिन्यू हर वीडियो को देखा करिए। और ये सारी रिपोर्ट्स सरकारों के पास होती हैं,
तो क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत की बेंच से चुनावी मामले में कोई ऐसा फैसला आएगा या फिर किसी भी मामले में सत्ता के खिलाफ कोई फैसला आएगा? क्या फैसला देते वक्त उन्हें पूरी सब्जी याद नहीं आएगी, हलवा पूड़ी याद नहीं आएगा और कारवां की वो रिपोर्ट याद नहीं आएगी जो इनके ऊपर फाइनेंशियल करप्शन के बेहद गंभीर आरोप लगाती है? पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का मामला तो याद ही होगा ना, लड़की वाला। और फिर उन्होंने धकाधक ऐसे फैसले दिए जो भाजपाई सत्ता को सूट करते थे। बाद में भाजपा से ही क्या बन गए? सांसद। मध्य प्रदेश में एक जज हैं जिनके ऊपर दूसरी महिला जज ने ही उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बिना वो मामला क्लियर हुए उस जज को, आरोपी जज को हाईकोर्ट भेज दिया गया। गुप्ता जी हैं, पिछले दिनों हमने विस्तार से इस पर भी बात किया था। तो जरा सोचिए, जब अदालतों में फाइनेंशियली करप्ट, मोरली करप्ट जज चुन चुन के भरे जाएंगे तो क्या ये सत्ता के सामने सीना तान के खड़े हो पाएंगे? पिछले दिनों हमने आपको कई वीडियोज में कई ऐसे जजों की कहानी बताई जिनकी IB रिपोर्ट बेहद खराब थी, यानी जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, फिर भी उन्हें जज बनाने के लिए रिकमेंड कर दिया गया। अभी भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी IB रिपोर्ट खराब है मगर उनको भी बनाया जाने वाला है। अब देखना है कब तक बनाया जाता है। वैसे कहा जाता है कि वैसा ही फल पाओगे जैसा पेड़ लगाओगे, तो जब पेड़ लगाने में ही गड़बड़ी है तो फल अच्छा कहां से मिलेगा? पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि मोदी सत्ता के दौरान जजों को कई तरीके से गियर में लिया जाता है, खासकर उन्हें जो चीफ जस्टिस बनने वाले होते हैं। पहला तो यह कि जो ईमानदार है, झुकने को तैयार नहीं होगा, उसका इतिहास देखकर उसको जज बनने ही नहीं दिया जाता, उसको ऊपर जाने ही नहीं देते, उनकी नियुक्ति रोक देते हैं। उन्हें इस तरह से नियुक्त किया जाता है कि वो कम से कम समय तक पद पर रह सकें। कुछ ऐसा ही खेला कथित रूप से जस्टिस नागरत्ना के साथ भी हुआ। बहुत जल्द उस मामले पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल आज की कहानी देखिए। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि ईमानदार जजों को आगे नहीं आने देते, जो आ गया है उसे लालच देते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट पद दिया जाता है, और तो और सबसे खतरनाक ये है कि जांच एजेंसियों को लगा के उनको डराया धमकाया जाता है, उनके रिश्तेदारों तक का माइनस पॉइंट ढूंढा जाता है ताकि वही माइनस पॉइंट दिखाकर जजों को मनमाफिक फैसले लिया जा सके। अब सवाल यह है कि जब हर जज की फाइल सत्ता के पास है, जांच एजेंसियों के पास है, और उन्हीं फाइलों को दिखाकर कथित रूप से जजों को अंडर में लिया जाता है, खुपचे में अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं, तो क्या सत्ता की मर्जी कभी भी होगी कि वो चुनावी चोरी पर फैसला दे दें? फिर किसी अदालत में जाने का क्या फायदा होगा? शायद इसीलिए आज तक फायदा मिला भी नहीं। कितने ही मामले चुनावी चोरी के अदालतों में पड़े हैं, लटके पड़े हैं। कुछ हुआ क्या? महीनों महीनों तक तारीख नहीं लगती, और जब तारीख आती है तो जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं। अब तो आम आदमी भी ये मान बैठा है कि अदालतों से चुनावी चोरी के मामले में कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मगर एक गंभीर सवाल यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी चुनाव आयोग का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, उसी तरह से न्यायपालिका में बैठे कुछ कथित भ्रष्ट जजों का कच्चा चिट्ठा क्यों नहीं खोलते? न्यायिक भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं होती? कल उन्होंने इशारों में एक लाइन बोला कि इस देश में लीगल सिस्टम भी है, उन्हें भी देखना चाहिए। इस देश का लीगल सिस्टम कुछ नहीं देख रहा है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वतः संज्ञान की शक्ति को बुला दिया है, पूर्ण न्याय की शक्ति को बुला दिया है, या फिर किसी के चरणों में भेंट कर दिया है। जजों की जो IB रिपोर्ट है, जो सत्ता के पास होती है, जिसे दिखाकर कथित रूप से डराया जाता है, वो विपक्ष की को भी तो मिल सकती है और मिलती होगी। क्यों नहीं राहुल गांधी उन रिपोर्ट्स को जनता के सामने रखें और बताएं कि देखिए फला फला जज पर फला फला मामले हैं, फला फला आरोप हैं। इसी के डर से ये जज सत्ता के सामने झुके हुए हैं, जनता के हित के फैसले नहीं देते। ये मामला बड़ा गंभीर है। केंचुआ की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। अब न्यायपालिका में बैठे कुछ बेईमान लोगों की पोल खोलनी भी बेहद जरूरी है। वैसे ये बात ध्यान में रखिएगा, उसी न्यायपालिका में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, करते भी हैं, मगर जो झुकता है वो ज्यादा आगे निकल जाता है, और जो ज्यादा आगे निकल जाता है उसी के हाथ में ज्यादा सब कुछ होता है। हाल फिलहाल में इस देश की अदालतों से 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जो सोचने और संदेह करने पर मजबूर करते हैं। पहला वंतारा केस, अंबानी वाला। 20 दिन के भीतर SIT का निर्माण, जांच रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यह हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि देश के सबसे बड़ा सेठ का बेटवा का मामला था। इसी तरह से अडानी की याचिका पर, दूसरे सेठ की याचिका पर तुरंत सुनवाई हुई और मोदी सरकार ने YouTube से वीडियो हटाने का निर्देश दे दिया। यानी एक तरफा सुनवाई, एक तरफा आदेश। सेठ का नाम लेना भी गुनाह हो गया है। और फिर पत्रकारों ने जल्दी सुनवाई की अपील की तो दिल्ली कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं कि एक के बाद एक ये 3 मामले न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करते हैं। आप इन्हें देखकर आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीधा सा सवाल यह है कि कथित रूप से जजों की जो IB रिपोर्ट या फाइलें दिखाकर सत्ता जजों को डरा के अपने मनमाफिक फैसले ले लेती है, वही रिपोर्ट विपक्ष खासकर राहुल गांधी देश की जनता के सामने क्यों नहीं रखते, ताकि लोगों को पता चले कि इनकी कौन सी कमजोर नस कौन दबा रहा है और फिर बदले में जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है। आप दर्शक इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या न्यायिक भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी को, विपक्ष को खुलकर बात नहीं करनी चाहिए, सवाल नहीं उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।